नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे LSA एग्ज़ाम 2022 के लिए मॉडल पेपर यानी एग्ज़ाम के जो संभावित प्रश्न हैं उन पर विचार करेंगे। इससे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है सारथी, उसके 5 वीडियो अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। उसके अलावा कैटल, बफेलो, कैमल, हॉर्स, इन पर सभी पर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी मेरे डाले हुए हैं। तो अपने चैनल पर जाइए, डॉक्टर सुरेश जांगिड सर्च कीजिए, वहाँ पे अपना चैनल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियो हैं वहाँ पे जाके LSA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज का ये वीडियो अपना रहेगा LSA एग्ज़ाम में जो संभावित प्रश्न हैं उन पर विचार करेंगे। लगभग 110 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करना है। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। रणमल राठौड़ की प्रेमिका जिसने उसे शराब में जहर मिलाकर पिलाई थी, तो रणमल राठौड़ की प्रेमिका का क्या नाम था जिसने उसे शराब में जहर मिलाकर पिलाई थी? इसका आंसर आप बता दीजिए जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा? हंसाबाई, भारमली, तेजवंती, चंपावती। देखिए, रणमल राठौड़ की मृत्यु से संबंधित जो जनश्रुति है उसमें कहा जाता है कि महाराणा कुंभा को जब राज्याभिषेक किया गया था तो उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी और रणमल राठौड़ जो कि मारवाड़ का शासक हुआ करता था, वो उस समय मेवाड़ में राजनीतिक उथल पुथल मचा रहा था। रणमल राठौड़ चाहता था कि कुंभा को मारकर वो मेवाड़ का राजा बन जाए, इसलिए उन्होंने अपनी जो प्रेमिका भारमली कौन थी? हंसाबाई, जो कि रणमल राठौड़ की बहन थी और महाराणा कुंभा की दादी थी, उसकी दासी हुआ करती थी भारमली। तो भारमली और रणमल राठौड़ के प्रेम संबंध थे। तो रणमल राठौड़ ने भारमली को कहा था कि कुंभा को जहर खिलाकर या खाने में, भोजन में किसी प्रकार से जहर देके उसको मार दे, ये कहा था रणमल राठौड़ ने भारमली को। परंतु भारमली महाराणा कुंभा को अपने पुत्र समान मानती थी। स्वामी भक्ति होने की वजह से उन्होंने कुंभा को ये बात बताई, तो कुंभा के आदेश के अनुसार भारमली ने क्या किया था? रणमल राठौड़ की शराब में जहर मिलाकर पिला दी थी। तो ऐसी जनश्रुति है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं। तो उसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारमली। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? भारमली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हर्ड क्या है? गाय का झुंड है, भैंस का झुंड है, बकरियों का झुंड है, ए व बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो देखिए, इस प्रकार जैसे अपन प्रश्न आगे से आगे चलाते जा रहे हैं, आपको इनके आंसर मेरे से पहले देखना है कि क्या आंसर इसका होगा। तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है और क्या कमी है, क्या सुधार की गुंजाइश वहाँ पे बनी हुई है। तो हर्ड क्या होता है दोस्तों? गाय का झुंड हो सकता है, भैंस का झुंड हो सकता है या बकरी का झुंड हो सकता है। तो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वीडियोज में देख चुके हैं कि हर्ड जो होता है वो गाय व भैंस दोनों का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? अपन हर्ड बोलते हैं। जबकि बकरी के झुंड को क्या बोल सकते हैं? फ्लॉक बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध में टोटल सॉलिड्स होते हैं, क्या आंसर हो जाएगा? 13.5, 16.5, 20%, 23%। तो देखिए, भैंस के दूध में टोटल सॉलिड की बात करें अपन, तो भैंस का दूध जो होता है गाय के दूध की तुलना में गाढ़ा होता है। गाय के दूध में टोटल सॉलिड होते हैं 13.5% और भैंस के दूध में टोटल सॉलिड होते हैं 16.5%। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल सॉलिड्स इन मिल्क ऑफ बफेलो इज इक्वल टू 16.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NADCP लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, NADCP क्या है? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो लागू किया था 2019 में, ठीक है। सन 2019 में लागू किया गया था NADCP। याद रखना है दोस्तों, इसका रट्टा मार लेना है। NADCP लागू किया था 2019 में, ठीक है, पूछा जा सकता है अपनी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती रोग कहा जाता है, पर्ल डिजीज किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल है, क्या आंसर होगा इसका? साल्मोनेलोसिस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। यानी टीबी जो होता है, क्षय रोग, उसे पर्ल डिजीज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोती के समान कुछ संरचनाएं बन जाती है लंग्स में, इस वजह से इसे पर्ल डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्राउजिंग पद्धति से चारा ग्रहण किया जाता है, कौन सा एनिमल है जो ब्राउजिंग मेथड से चारा ग्रहण करता है, खाता है? ठीक है, तो इसमें देखिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, 4 ऑप्शन हैं। तो ब्राउजिंग पद्धति जो होती है वो किस में होती है दोस्तों? बकरी में होती है, गोट में, ठीक है। गोट में क्या होती है? ब्राउजिंग पद्धति होती है, जिसकी वजह से वो चारा ग्रहण कर पाती है, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये दूध से संबंधित। 2 प्रकार के प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक अगर अपने से पूछा जाए तो क्या आंसर होता है?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, वसा। ठीक है, सबसे अधिक परिवर्तनशील यानी जो सबसे ज़्यादा चेंज होता रहता है वो तो होता है वसा, फैट। और सबसे कम परिवर्तनशील पूछे या सबसे स्थिर संगठक पूछे दूध का तो वो होता है लैक्टोज। तो ये दोनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है अपना, किस बीमारी में मवाद में सल्फर कणिकाएं पाई जाती है, ब्रुसेलोसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, एक्टिनोबैसिलोसिस, विब्रियोसिस। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना एक्टिनोबैसिलोसिस। एक्टिनोबैसिलोसिस जो होता है जिसमें क्या हो जाता है, जबड़े की जो आसपास की मांसपेशियां हैं वो स्वेल्ड हो जाती है, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है और उनके अंदर क्या हो जाती है, मवाद भर जाती है और उस मवाद के अंदर सल्फर ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है सल्फर कणिकाओं का, जिससे पता लगाते हैं अपन कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, एक्टिनोबैसिलोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, लंपी जा भी इसको बोला जाता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ATS है एंटी टिटनस सीरम जो होता है वो क्या होता है, टिटनस का टीका होता है, टिटनस का उपचार होता है, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते। हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए आंसर इसका। तो ATS जो होता है दोस्तों वो होता है टिटनस का उपचार होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट होता है। और टिटनस का जो टीका होता है वो होता है TT, टिटनस टॉक्सोइड जिसे बोलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये कन्फ्यूजन जरूर आएगा माइंड में। तो देखिए, टिटनस का जो टीका होता है यानी जो वैक्सीन होती है वो क्या होता है, टिटनस टॉक्सोइड होता है। और टिटनस का जो उपचार है वो एंटी टिटनस सीरम होता है। ठीक है, तो इसमें टिटनस का जो टीका होता है इसमें क्या होता है, एंटीजन की फॉर्म में होगा टिटनस टॉक्सोइड, जबकि टिटनस का जो उपचार है उसमें क्या होता है, एंटी टिटनस सीरम होता है, यानी इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। ATS होता क्या है, टिटनस का उपचार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा, निम्न में से असंक्रामक बीमारी है, कौन सी बीमारी है जो कि असंक्रामक है। HS यानी हीमोरेजिक हेप्टिसीमिया, ये होता है अपना गलगोटू, BQ हो गया लंगड़ा बुखार, ET हो गया फड़किया और PPH हो गया पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, PPH जो होती है वो संक्रामक नहीं होती है। ये फास्फोरस की कमी से होती है। काविंग होने के बाद एनिमल की बॉडी में फास्फोरस डेफिशिएंसी से उसके यूरिन में हीमोग्लोबिन या ब्लड आने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, PPH। ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्नवल नर्व ब्लॉक का संबंध है। कार्नवल जो नर्व ब्लॉक होता है उसका संबंध कौन से ऑपरेशन से है, ये पूछना चाह रहा है। कार्नवल नर्व ब्लॉक होता क्या है, पहली बात तो नर्व ब्लॉक का मतलब क्या है, कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन जब किया जाता है तो वहाँ पर सप्लाई देने वाली जो न्यूरॉन्स है, जो तंत्रिकाएं हैं, उनको शून्य करने के लिए या निश्चेतन की अवस्था में लाने के लिए एनेस्थीसिया लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की संवेदना ना हो और पेशेंट को किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार की फीलिंग ना पहुँच सके। तो उसके लिए नर्व ब्लॉक किया जाता है। अब कार्नवल नर्व ब्लॉक जो होता है वो किसके ऑपरेशन में काम में लिया जाता है, तो सींग का जो ऑपरेशन होता है, हॉर्न एम्पुटेशन जो होता है, उसके केस में क्या किया जाता है, कार्नवल नर्व ब्लॉक किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, डी हॉर्निंग दे रखी है, इसे क्या बोल सकते हैं अपन, हॉर्न एम्पुटेशन। ठीक है, सींग को काटने का जो ऑपरेशन होता है उसमें कार्नवल नर्व ब्लॉक किया जाता है, याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला अपना प्रश्न है, आँख की सर्जरी में उपयोगी सूचर सामग्री है। आँख की जो सर्जरी होती है उसमें कौन सी सूचर सामग्री का उपयोग किया जाता है टाँके लगाने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलेजन। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ध्यान में रखना है। आँख की सर्जरी मतलब कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटगट प्राप्त होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो वेटनरी से रिलेटेड। सुअर की आंत से प्राप्त होता है, भेड़ की बड़ी आंत से, भेड़ की छोटी आंत से, घोड़े की पूंछ से। हाँ जी, ऑप्शन दे रखे हैं 4, कौन सा सही आंसर होगा इसका, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैटगट जो प्राप्त होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो भेड़ की छोटी आंत से प्राप्त होता है कैटगट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खुर या सींग की खोल उतरने से बनने वाला घाव है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, खुर या सींग
कि जब खोल उतर जाए तो किस प्रकार का घाव वहाँ पे बनता है, एवल्जन, कॉन्टूजन, हिमेटोमा, गोल्ड बाउंड। ये देखिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें खुरिया सिंह का खोल उतरने पर, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एवल्जन उसको बोलते हैं, अगर उसकी कवर उतर जाएगा खुर का या सिंह का तो उसे एवल्जन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से दर्द रहित संरचना कौन सी है? सिस्ट है, एब्सेस है, फ्रैक्चर है, घाव है। इस प्रकार का प्रश्न अपन ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। तो दर्द रहित संरचना जो होती है वो कौन सी होती है? सिस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दर्द रहित जो संरचना होती है वो कौन सी होती है? वो सिस्ट होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, अल्ना के ओलिक्रेनन प्रवर्ध का फ्रैक्चर है। रेडियस अल्ना जो हड्डियां होती है अग्रपाद की, उसके ऊपर ओलिक्रेनन प्रवर्ध होता है अल्ना पर, तो उसका अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे क्या टर्म दी जाती है पर्टिकुलर, ये पूछना चाह रहा है अपने से। एवल्जन, मोंटेजियल, ग्रीनिस्टिक और डिप्रेशन फ्रैक्चर। तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? मोंटेजियल फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रिंग होल्ड किस जोड़ से संबंधित समस्या है? देखिए, अपन पढ़ते हैं MPD यानी मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी पढ़ते हैं। मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी जो होती है, इसमें क्या किया जाता है, मीडियल लिगामेंट को काटा जाता है। पटेलर जो लिगामेंट होता है, 3 लिगामेंट होते हैं, एक मीडियल होता है, एक लेटरल होता है और एक मिडल होता है। इसमें क्या किया जाता है, MPD में मीडियल लिगामेंट को काट दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग होल्ड के बारे में पूछ रहा है। तो सॉरी, जो मैं बताना चाह रहा था, MPD किस में कर रहे हैं अपन, स्टाइफल जॉइंट से संबंधित होती है, जबकि स्ट्रिंग होल्ड की जो समस्या होती है वो होक जॉइंट से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है, होक जॉइंट में इरेगुलर मूवमेंट होने लग जाते हैं। ठीक है, बार बार झटके मारने लग जाता है जानवर होक जॉइंट से, होक जॉइंट पीछे वाले पैर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रिंग हार्ट किससे संबंधित है, होक जॉइंट से, जबकि MPD किस जॉइंट से संबंधित है, स्टाइफल जॉइंट से। ये दोनों चीज़ें अपने को याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिल्क क्वीन के नाम से विख्यात बकरी की नस्ल है। बहुत ही विख्यात प्रश्न है ये। एंग्लो न्यूबियन, सानन, मारवाड़ी और जमुनापारी। तो देखिए दोस्तों, मिल्क क्वीन जो होती है बकरी की नस्ल है, जो मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कौन सी ब्रीड है वो? सानन नस्ल की जो बकरियां होती है उन्हें मिल्क क्वीन कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है, बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI कहाँ पे स्थित है? तो NDRI का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, करनाल में है, और करनाल कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो क्या हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पे है, आनंद गुजरात में स्थित है। ठीक है, और IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली उत्तर प्रदेश में है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरंभ हुआ था भैया जुलाई 2014 में, तो ये प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित ये आता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य होता है जो इंडिजीनस ब्रीड है, अपनी देसी नस्लें हैं गाय की, उनको प्रमोट करना है, उनको उन्नत या उनको वृद्धि करनी है, उनकी नस्लों में उनका ब्रीड इम्प्रूवमेंट अपने को करना है। ये इसका टारगेट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, पैराफिन का निसंक्रमण किया जाता है। देखिए, स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका निसंक्रमण करने के लिए कौन सी टेक्निक उपयोग में ली जाती है, इससे संबंधित प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखिए, पैराफिन का निसंक्रमण हॉट एयर ओवन में किया जाता है, ऑटोक्लेव में सूर्य के प्रकाश से कर सकते हैं, इंफ्रारेड विकिरण से कर सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका सही? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, हॉट एयर ओवन से पैराफिन का डिसइंफेक्शन या निसंक्रमण किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, हवा महल जयपुर में, पाली में या अजमेर में? हाँ जी, सही आंसर क्या हो जाएगा,
1857 की क्रांति का जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है जी? पाली में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध से निर्मित खोआ में आयरन होता है। हाँ जी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया अपने। भैंस के दूध में निर्मित खोआ में आयरन कितना होता है? देखिए, इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न अपनी एग्जाम में आ भी जाए तो उसको करने के लिए अपने को प्रयासरत रहना होगा। किस प्रकार से उसको कर सकते हैं अपन? देखिए, नेगेटिव मार्किंग से ध्यान रखना है। पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है रिजल्ट पे, ऐसा एक वीडियो मैंने डाला भी था। तो नेगेटिव एक भी क्वेश्चन अपने को नहीं करना है, मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग होगी तभी जाके अपना सिलेक्शन हो पाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध से निर्मित खोआ में आयरन होता है। दूध से जब मावा बनाया जाता है तो उसमें आयरन की मात्रा बढ़ती है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूध में जितना आयरन होता है उससे ज़्यादा आयरन किस में होता है? मावे में होता है। अब गाय के दूध और भैंस के दूध की बात करें तो गाय के दूध में जो मावा बनाया जाता है उसमें 101 ppm यानी पार्ट पर मिलियन आयरन होता है, जबकि भैंस के दूध से निर्मित जो मावा होता है उसमें 103 ppm आयरन होता है। ये अपने को याद में रखना है, रट्टा मार लेना इसका, ज़्यादा डीप में अपने को जाना नहीं है। गाय से मावे से 101 होता है, जबकि भैंस के मावे से 103 ppm होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा पशु हीट की स्थिति में समलैंगिक व्यवहार प्रदर्शित करता है? निम्फोमेनिक कौन सा एनिमल हो जाता है? गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी। हाँ जी, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या होगा? गाय में। निम्फोमेनिया की जो कंडीशन होती है समलैंगिक व्यवहार, इसमें क्या होता है, जब गाय हीट में आती है तो दूसरी गाय की माउंटिंग करने लगती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? समलैंगिक व्यवहार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कोरोना ग्लैंडिस पाया जाता है घोड़े के लिंग में, बकरी के फेफड़े में, सुअर के थूथन में, कुत्ते के लिंग में। हाँ जी, कोरोना ग्लैंडिस जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? घोड़े के पेनिस में पाया जाता है। ठीक है, एक बाउंड्री लाइन बनी होती है ग्लांस पेनिस पे जो कि कोरोना ग्लैंडिस कहलाती है, और ये किस में रिलेटेड है? घोड़े के लिंग से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। जबकि ग्लांस पेनिस या ओस पेनिस की बात करें, ओस पेनिस किस में पाया जाता है? तो वो अपने को करना है कुत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट के पहले व बाद में रक्तपात क्रमशः होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 में भी ये पूछा गया है। हीट से पहले व बाद में रक्तपात, देखिए दोनों चीज़ें ऐड की है मैंने यहाँ पे। हीट के पहले तो रक्तपात किस में होता है, ब्लीडिंग किस में होती है, और हीट के बाद में किस में होती है? तो हीट से पहले जो ब्लीडिंग होती है वो होती है बिच में यानी कुतिया में, जबकि आफ्टर हीट किस में होती है? गाय में होती है। तो क्रम से पूछ रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा? पहले तो होती है कुतिया में, बाद में होती है गाय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। हीट के समय जो ब्लीडिंग होती है कौन सी स्पीशीज में होती है? ये देखिए, बर्थ कैनाल क्या है? सर्विक्स है, योनि है, भग है, गर्भाशय। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज है इसमें, या बहुत सारे टीचर्स भी कंफ्यूज हैं कि बर्थ कैनाल क्या है। तो इसका सही आंसर वेजाइना होता है, ना कि सर्विक्स। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? योनि। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? वेजाइना को बोलते हैं, योनि को बोलते हैं, सर्विक्स को नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यूनिपैरा। हाँ जी, यूनिपैरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जो जानवर एक बार में एक ही बच्चा उत्पन्न करते हैं उन्हें यूनिपैरा बोला जाता है, और जो जानवर एक साथ बहुत सारे बच्चों या 2 या 2 से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मल्टीपैरा कहा जाता है। तो गाय, सुअर, कुतिया। अब देखिए, बहुत ही सिंपल हो गया ये प्रश्न। यूनिपैरा का मतलब एक ही बच्चे को जन्म देने वाला जानवर कौन सा है इनमें से? गाय है। जबकि सुअर व कुतिया क्या होते हैं? मल्टीपैरा होते हैं, ये एक साथ 2 से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला अपना प्रश्न है, अंकन चित्रकला संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंकन चित्रकला संस्थान कहाँ पे है बताइए? तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा में। ठीक है, अंकन चित्रकला संस्थान कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए, भैंस को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक राशन में दाना होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेट की बात कर रहा है जीवन निर्वाह के लिए। तो कंसंट्रेट कितना चाहिए भैंस को? 2 kg। ठीक है, 2 किलो कंसंट्रेट होना चाहिए फॉर मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रोलैप्स की स्थिति में उपयोगी सूचर पैटर्न कौन सा है? बहुत ही सिंपल है, गैम्बी, क्विल, लैम्बर्ट, पिन सूचर। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्विल सूचर। क्विल पैटर्न का जो सूचर होता है वो लगाया जाता है प्रोलैप्स की स्थिति में, जो भी मास है प्रोलैप्स उसको अंदर डालने के बाद। किस जिले में वार्षिक वर्षा की विषमता सर्वाधिक होती है? भीलवाड़ा, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर पे जाना है। किस जिले में वार्षिक वर्षा की विषमता सर्वाधिक पूछना चाह रहा है? तो सही आंसर क्या हो गया? बाड़मेर। हाँ जी, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण का बाहर आना कहलाता है। गर्भकाल क्या हो गया? पूर्ण होने से पहले, यानी गर्भकाल पूरा नहीं हुआ है और बाहर आने वाला जो बच्चा है या भ्रूण है वो मरा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? स्टिल बर्थ, अबॉर्शन, प्रीमेच्योर बर्थ, नन। सही आंसर क्या होगा भाई? देखिए, गर्भकाल पूरा हुआ नहीं इसलिए स्टिल बर्थ तो होगा नहीं। स्टिल बर्थ का क्या मतलब होता है कि गर्भकाल पूरा हो गया और जन्म लेने वाला बच्चा मृत पैदा हो तो उसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। जबकि अबॉर्शन जो होता है इसमें क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड, यानी गर्भकाल पूरा हुआ नहीं और पैदा होने वाला या बाहर आने वाला जो भ्रूण है वो डेड है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? अबॉर्शन बोल देंगे। प्री मैच्योर बर्थ क्या होता है? गर्भकाल भी पूरा नहीं हुआ और जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो जीवित है, उसे क्या बोलेंगे? प्री मैच्योर बर्थ। तो इन सब चीज़ों का जो डिफरेंस है माइन्यूट सा, वो अपने को पता होना चाहिए। इससे संबंधित कम से कम एक प्रश्न एग्जाम में पेपर में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना प्रश्न है, भैंस के आगे वाले पैरों से संबंधित है। रेडियल नर्व पैरालिसिस, अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, स्ट्रिंग हार्ट। कोई नहीं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला कौन से जॉइंट में होती है? स्टाइफल जॉइंट में। स्टाइफल जॉइंट कौन से पैर में होता है? पीछे वाले पैर में, ठीक है। स्टाइफल जॉइंट पीछे वाला पैर। स्ट्रिंग हार्ट की बात की अपन ने, होक जॉइंट में होता है। होक जॉइंट भी कहाँ पे होता है? पीछे वाले पैर में। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, रेडियल नर्व पैरालिसिस। देखिए, रेडियल नर्व जो पैरालिसिस होता है इसमें क्या होता है? रेडियल नर्व रेडियस जो बोन होती है उससे रिलेटेड है। तो रेडियल नर्व दब जाने की वजह से या उसमें डैमेज हो जाने की वजह से आगे वाले पैर जानवर पे काम करना बंद कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन? रेडियल नर्व पैरालिसिस। और ये कहाँ पे होता है? आगे वाले पैर में होता है। तो ये ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, तलवार जैसे सींगों वाली भैंस है। तलवार जैसे सींग कौन सी भैंस के होते हैं? सूरती, जरंगी, नागपुरी, मुर्रा। हाँ जी, सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों वाला प्रश्न है ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नागपुरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बनेल सूचर किस अंग की सूचरी में उपयोगी है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बनेल सूचर जो होता है टेंडन की सूचरिंग के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम ड्रेसिंग परसेंटेज होता है बकरी, भेड़, सूअर, पोल्ट्री। ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब क्या है? जो पशु है उसके शरीर से कितना प्रतिशत मांस निकाला जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? ड्रेसिंग परसेंटेज। तो सबसे कम किस में होता है? ये बकरी में होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है, बिलो 50% बकरी में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्यतः भूसे की पाचकता होती है, कितनी होती है? 46, 22, 18, 60। क्या होगा आंसर? तो जो भूसा होता है उसकी पाचकता जनरली होती है 46%, ठीक है। डाइजेस्टिबिलिटी की बात कर रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। पोल्ट्री में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या है 0, 9, 11, 3। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़, जूनागढ़, अचलगढ़। हाँ जी, कौन सा दुर्ग है जो चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा? भैंसरोडगढ़, जो कि एक जल दुर्ग है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सिवाना दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, नागौर दुर्ग, ठीक है। क्या कहा जाता है कि सिवाना दुर्ग बाड़मेर को अगर खोलना है तो इस दुर्ग से होकर गुजरना पड़ेगा पहले। क्यों गुजरना पड़ेगा? इस दुर्ग से गुजरे बिना बाड़मेर सिवाना दुर्ग तक आप नहीं पहुंच सकते, इसलिए कहा जाता है कि इस दुर्ग को सिवाना दुर्ग की चाबी कहते हैं, कुंजी कहते हैं। तो वो कौन सा दुर्ग है भाई? जालोर दुर्ग है, ठीक है। जालोर दुर्ग से निकलने के बाद ही आप बाड़मेर सिवाना दुर्ग पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का दूध सफ़ेद होने का प्रमुख कारण क्या है? ये भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है? राइबोफ्लेविन की वजह से, साइनोकोबालमिन, केसिन, लैक्टोज। ये तो सभी को आता है। क्या आंसर है इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों केसिन प्रोटीन, ठीक है।
केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। केसीन प्रोटीन की वजह से गाय का दूध सफ़ेद होता है, जबकि बीटा कैरोटीन की वजह से गलत बोल दिया मैंने, भैंस का दूध जो होता है केसीन प्रोटीन की वजह से सफ़ेद होता है, जबकि गाय का दूध हल्का पीला जो होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए आवश्यक यूरिया है। देखिए ये रफेज की बात कर रहा है, भूसे को उपचारित करने के लिए कितना यूरिया चाहिए होता है, 3% यूरिया चाहिए होता है, ठीक है। जबकि कंसनट्रेट के लिए पूछे तो क्या आंसर होता है इसका, 1% होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। डोलर स्पॉट का संबंध है, कौन सी बीमारी में डोलर स्पॉट होता है? तो देखिए डोरिन जो बीमारी है, घोड़े की बीमारी है, जिसमें क्या होता है डॉलर स्पॉट, यानी पैसे जो होते हैं सिक्के उसके आकार के स्पॉट बन जाते हैं चमड़ी पे, जिसे डॉलर स्पॉट कहते हैं, और ये घोड़े से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भेड़ की किस नस्ल में आंखों के चारों ओर काले धब्बे पाए जाते हैं? मगरा, नाली, चोकला, मालपुरी। ब्रीड से रिलेटेड क्वेश्चन अपने पेपर में निश्चित रूप से मिलेंगे, तो उनको अच्छे से रट्टा मार लेना है। किसी प्रकार की कोई गलती ब्रीड के क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। आंखों के चारों ओर काले धब्बे किस नस्ल में होते हैं? भेड़ की में। मगरा, नाली, चोकला, मालपुरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मगरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भैंस के दूध की पीएच होती है। आज के क्वेश्चन पेपर में भैंस का दूध ज़्यादा मिल रहा है अपने को, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा अपने लिए। भैंस के दूध की पीएच कितनी होती है भाई? 6.6, 7.2, 7, 5.3। सही आंसर बता दीजिए फटाफट। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, भैंस के दूध की पीएच होती है 6.6, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिपिंग जो कि कृमिनाशन का एक तरीका है, सामान्यतः किस पशु के लिए उपयोगी होती है? गाय के लिए, भैंस के लिए, भेड़ के लिए, बकरी के लिए। डिपिंग सब जानते हैं क्या होता है। पशु को यानी भेड़ के लिए काम में लेते हैं डिपिंग, भेड़ को पकड़ते हैं और कृमिनाशक का जो घोल बनाया हुआ होता है पानी में, उसके अंदर उसको डुबो के निकाल लेते हैं। उससे उसका कृमिनाशन हो जाता है। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो उसके बालों में, ऊन में लगे होते हैं, वो हट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सबको आता है ये। दलदली भैंस में गुणसूत्र कितने होते हैं भैया? 48 होते हैं, 50 होते हैं? 48 गुणसूत्र होते हैं दलदली भैंस में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीर्य के स्टोरेज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला क्रायो प्रिजर्वेटिव है? ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, LN2 और सरसों का तेल। देखिए ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, LN2 और सरसों का तेल, ये क्या पूछना चाह रहा है? क्रायो प्रिजर्वेटिव कौन सा है? सही आंसर क्या होगा इसका? हिमशीतित जो वीर्य होता है उसको स्टोरेज से पहले जो क्रायो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है वो होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल होता है सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला क्रायो प्रिजर्वेटिव, ठीक है। LN2 पे नहीं जाना है, क्रायो प्रिजर्वेटिव की बात कर रहा है ये, तो इसका सही आंसर क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भैंस में नाड़ी दर मापी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। नाड़ी दर कैसे मापेंगे भैंस में? जुगलर सिरा। देखिए नाड़ी दर माप रहे हैं तो पहली बात तो आर्टरी से मापेंगे, धमनी से मापेंगे, सिरा या वेन से नहीं मापेंगे। तो जुगलर सिरा तो हो ही नहीं सकता। फीमोरल आर्टरी से, कोक्सीजियल आर्टरी से, फेसियल आर्टरी से। तो देखिए भैंस में जो नाड़ी दर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? कोक्सीजियल आर्टरी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना की? अर्जुन वाजपेयी, भानु भारती, प्रकाश भट्ट, देवीलाल सामार। हाँ जी, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, देवीलाल सामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेनानी नामक सुप्रसिद्ध कविता किसने लिखी? मेघराज मुकुल ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, सुमनेश जोशी ने, गणेशी लाल डामोर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेनानी नामक सुप्रसिद्ध कविता किसने लिखी है बताइए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेघराज मुकुल द्वारा रचित है सेनानी।